इसमें थोड़ा बतला दीजिए हम कहाँ पर हैं। जी हम लोग इस समय ये किसान पाठशाला को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के भांवरकोल ब्लॉक का अवथही गांव है, जहां हम लोग अभी किसान पाठशाला को आरंभ कर रहे हैं और बलराम जी और सिंह साहब के साथ। आप चर्चा कर रहे थे प्रेशमड का। जी, प्रेशमड केले में बहुत कारगर चीज़ है। प्रेशमड के अंदर एक तो आता है सुक्रोज, जो हर पौधे का प्राइमरी भोजन है, जो मैं भी रेकमेंड करता हूँ। वाइसिनोमेटा में सुक्रोज ही आता है। और दूसरा प्रेशमड के अंदर आपको मिलेगा सल्फर, जो आपके यहाँ ज़्यादा पानी रुकने वाली जगह है, वहाँ पर जो पौधों की ग्रोथ स्लो हो रही है वो फट 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 होगा। एज ए अमोनियम सल्फेट जैसा काम करता है, वैसा प्रेशमड काम करेगा। अच्छा, सरल भाषा में जितनी भी कड़क जमीन है, जिनके ढेपे कड़क है, जिनका पीएच लेवल ज़्यादा है, सबको प्रेशमड काम में आएगा। बहुत अच्छा काम कर रहेगा। तो इसकी मात्रा क्या रखी जाए? 1 एकड़ में कितना डालें? बजट के हिसाब से लो। या 1 एकड़ में आपने लगभग 5 ट्राली भी डाला तो कहीं गड़बड़ नहीं होगी, अच्छा है। तो गोबर की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। हम जैसे गोबर ऑलरेडी डालते ही हैं। कितना यूज़ करते हैं आप गोबर एकड़ पे? गोबर एकड़ पे 1 टाली 2 टाली का यूज होता है, उससे ज़्यादा मिलता भी नहीं है, समस्या है। तो प्रेशमड ही आप लीजिए, प्रेशमड सस्ता गिरेगा और गोबर से भी। लगभग हमारे यहाँ 300 रुपये टन मिलता है प्रेशमड। हाँ, और ढुलाई अलग रहती है जो शुगर फैक्ट्री वाले देते हैं। हम लोग क्या दिक्कत ये है कि गाड़ी से लाना पड़ेगा। हम लोग के यहाँ से थोड़ा दूर है, जो भी गन्ना फैक्ट्रीज हैं प्रेशमड सस्ता है लेकिन उसका किराया ज़्यादा हो जाता है। हाँ, बड़े ट्रक्स, बड़े डंपर हैं जो 16 टन के हैं। उसमें कितना आएगा ये एक हम लोग का कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है कि जैसे अगर हम आइसर को भेजते हैं तो उसमें कितना टन लगभग आ जाएगा हमारे तो आइसर की कैपेसिटी है और डिपेंड करेगा कि वो सूखा है या गीला है। अच्छा, गीला भी होता है? गीला ही होता है। अच्छा, सूखने पर वो ज़्यादा आएगा, हल्का हो जाएगा, आपके भूसे के जैसा हो जाएगा। और गीला रहेगा तो उसमें रसा ज़्यादा आएगा। गीला लिया तो साइज कम होगा, उसका सुक्रोज और रसा ज़्यादा मिलेगा। और सूखा लिया तो कार्बन का साइज ज़्यादा रहेगा लेकिन रसा नहीं रहेगा। नमस्ते। गीला मिल रहा है तो भी फायदेमंद है और सूखा मिल रहा है तो भी फायदेमंद है। वो लोग बता रहे हैं गोबर के जैसे भीगा रहेगा, गीला गोबर जैसा गीला जितना रहता है उसमें बैक्टीरिया अगर डालकर उसको कल्चर बनाया जाए वो अच्छी बात है। तो कम लगेगा। हाँ, किया जा कौन सकता सही है। है? ऐसे डालना है सही है कि बैक्टीरिया डालकर कम लगना ज़्यादा लगना जैसा कुछ नहीं है। जितना हम शक्कर डालेंगे चाय में उतनी मीठी होगी, ऐसा ही है। वो तो बता रहे हैं कि बहुत कम लगेगा ये वो मिसगाइड करते हैं। ठीक है उनके हिसाब से। बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करने के लिए आपको फिर ज़्यादा बैक्टीरिया नहीं डालना पड़ेगा। वो इसमें आपने थोड़े से में बैक्टीरिया बना करके डाल दिया, वो ठीक है। हमें चाहिए उसका सुक्रोज, हमें चाहिए उसका सल्फर, हमें चाहिए उसका कार्बन। तो वो तो साइज से ही मिलेगा, साइज से ही संभव भी है। 1 बीघे में 3 ट्राली चार एकड़ पे 3 से 5 ट्राली। बीघा आपका शायद 3 होता है, वो 1.5 गुना होता है, बड़ा होता है 1.5 गुना। जैसे 1.5 बीघे का 1 एकड़ होता है 16 घंटे, तो उसके ये कम। बीघा छोटा है, एकड़ बड़ा है। एकड़ बड़ा। एक बीघा पे 3 ट्राली। एक चीज़ और है, जैसे कि आप जो रेजिड्यू फ्री की बात करते हैं, जिसमें ये कच्चा गोबर वाला जो प्रोसेस बताते हैं, तो उसमें जो ड्रेंचिंग का आप सिस्टम देते हैं, तो हमने हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटल ढंग से बनाए हैं। एक तिपाई और उस पर मान लीजिए कोई बॉटल हम उल्टा करके रखते हैं और उस बॉटल में हम भर देते हैं उसको, वो जो आपने बनवाया गोबर और ये सब मिक्स करके, फर्टिलाइजर मिक्स करके, और जहाँ हमारा फ्लड इरिगेशन में पाइप का मुंह है उसके पास उसको ड्रिप करा देते हैं, एरिया को डिसाइड करके कितना ये पानी है। तो क्या रिजल्ट कितना % कम होगा ड्रिंचिंग से या सेम होगा? नहीं, इसमें फ्लड इरिगेशन में होता क्या है कि एक कट तो आपका नजदीक है 150 फीट का, दूसरा कट 150 के बाद में हो गया 300 फीट का, तीसरा कट आपका 500 फीट तक हो गया। तो जो पहला दूसरा कट है इसका रिजल्ट अलग मिलेगा, तीसरे कट का रिजल्ट अलग मिलेगा। कि वो बह करके जाना मतलब रुकता रुकता जाएगा ना नाली में। तो अगर घोल देते हैं इसको पूरा पानी में, हम इसको लिक्विड बना, आप ह्यूमस की बात कर रहे हैं
नहीं, फर्टिलाइजर की मैं बात कर रहा फर्टिलाइजर जो बॉन्डिंग वाला है उसको एसिड ट्रीटमेंट करके चलाने वाला, हूँ। तो ये कारगर रहेगा। लेकिन आप पौधों के पास जो ड्रेंचिंग करेंगे 200 ml, उसकी बजाय इसका असर 50% कम हो। 50% कम हो। हाँ, लगा देते हैं। यहाँ पर ले लो, ये जो खड़ा ले लो और इसमें 4-5 जगह टेप। प्लेसमेंट का मतलब रोपने के बाद जो यूज करना है, पहले यूज उधर लगाइए। पहले से यूज करोगे तो भी चलेगा। खेत जब बन रहा है जोत रहे हैं तब भी ज़्यादा मात्रा में डाल रहे हो तो जस्ट लाइक गोबर जैसा इसको खेत में फैलाकर डाल दो, तो वो समेट करके आपके बेड में आने ही वाला है। जो आप नाली करोगे तो नाली करने में बीच में नाली हुई तो वो पाली पर आने ही वाला है। उससे पहले डालकर बना। हाँ, और अगर हमारे पास मजदूर अच्छे हैं, कर्मचारी हैं, तो फिर हम जो पाली करेंगे उसमें डालो। पाली करते समय हमने वहाँ पर जो मार्किंग किया वो पूरा का पूरा भर जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे हमारे पास गोबर है और पौधा हमारा 5 अगस्त का लगा हुआ है, अच्छा फसल ठीक है, हाँ, और प्रोग्रेस में भी फसल है, और हम सोच रहे हैं कि अब ठंड बीत गई है तो हमारे पास एकड़ में 2 या 1-2 ट्रॉली जो सड़ी हुई गोबर है, तो वो उसको टोकरी में उठा उठा कर हर पौधे के सराउंडिंग चारों तरफ आराम से डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। लेकिन एक तो वो कच्चा ज़्यादा ना हो, अरे कच्चा नींबू सड़ा हुआ है, दूसरा तने के पास नहीं डालना है। तने से दूर। हाँ, पौधे के पास जहाँ नमी पहुँच रही है वहाँ पर डालना है। और इसके अंदर आप डीएपी मिला लो और पोटास मिला लो, अच्छा, तो ये आपका फास्फोरस और पोटेशियम का बॉन्डिंग टूट करके वो गोबर के साथ मिल करके चले जाएगा। अच्छा, तो जो आपका डीएपी और पोटास अगले 1 से 1.5 महीने में जो डालने का बजट था आपका, वो सारा का सारा इस गोबर में मिक्स कर लो और 5-7 दिन रखे रहने दो, उसके बाद में डालो। जैसे जो घासें थी हमारे खेत में, खरपतवार, बड़ी टेप ले तो चिपकेगा। वो खरपतवार हमने उखाड़ के वहां पर लगा दे। इसमें ये है ना, देखिए ये कस बल बांध सकता है, रस्सी है। उस खिड़की से इस खिड़की पर इसको बांध सकते हो। रस्सी तन दिया, रस्सी हो। हाँ, कुछ नहीं बांध देगा। बट उधर बांधिए, उसमें रस्सी है। बस ये दो से बन जाएगा। तो जैसे जो खरपतवार पहले बरसात से ही लेके अब तक के बीच में हाँ। जो खरपतवार निकला, इसको लगाइए। तो हमने पौधे के सराउंडिंग 1 फुट के दायरे में उसको पूरा ढक के रखा। मल्च कर दिया है, तो ठीक वो बात है। उसके बगल में गोबर डाला जाए कि उसके ऊपर डाला जाए, उसे 1 फुट के दायरे के बाहर। हाँ, आपका नमी कहाँ तक पहुँचता है? नमी तो पहुंच जा रहा है पूरा। जैसे नाली पाली किया है या बराबर में? नहीं, नाली पाली के है, नाली पाली में। डेढ़ करके ही बनाया है। तो जहाँ तक नमी पहुँच रहा है वहाँ कहीं पर भी डाल सकते हैं। और नाली में डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नाली में तो बह के नीचे उतरेगा और वहाँ पर रूट नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ आपका मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, कीचड़ रहेगा। नाली की करवट में या नाली में पानी जा रहा है, इसकी साइड की जो परिधि है वहाँ पर चाहिए, ताकि बहकर भी ना जाए और वो रसा मिलता रहे और वहाँ जड़ें आकर वो न्यूट्रिशन को लेना चालू करें। इससे फ्रेश मड में फंगस भी होता है, उसका उपचार के लिए। फंगस प्रेशमड में नहीं होता है, गोबर में होता है। थोड़ा नीचे। प्रेशमड ऑलरेडी गर्म होकर स्टेरलाइज होकर के आता है, हाँ, वो तो है। और दूसरा उसमें सल्फर रहता है, तो सल्फर खुद फफूंदी नाशक है। एक वीडियो गोबर जब देंगे। डालेंगे तो उसमें फंगिसाइड भी देना पड़ेगा क्या? गोबर जब डालेंगे ऑलरेडी उसमें फंगस है, उसमें फंगिसाइड डालना पड़ेगा क्या? एक वीडियो देख रहे थे, उसमें बता रहा था कि इसमें फंगस भी होता है, हाँ। इसमें नहीं, फ्रेश मड में बता रहा था। हाँ। इसके तो उपचार के लिए कुछ ऐसा कोई सा भी जीवात पेशी नहीं है जिसमें फंगस नहीं है। आप कितना डीपली उसे शोध कर रहे हैं, गोबर में भी है, फ्रेशमड में भी है, मेरे अंदर भी है। मतलब हम डायरेक्ट फंगस नहीं है तो हम जी नहीं पाएंगे एज ए बैक्टीरियाज कॉलोनी। हमारी पूरी बॉडी बैक्टीरियाज कॉलोनी से बनी हुई है। जैसे मेरी लार्वा है, उसके अंदर भी फंगस है। मेरा पेट जो है ये डाइजेस्टर बैग है, जस्ट लाइक गोबर गैस। मैं कुछ भी डालता हूँ अंदर, जो डकार आती है वो क्या है, वो डाइजेस्ट हुई गैस है। जो बचता है वो कच्चा माल फिर हर सुबह बाहर निकलता है। तो फंगस बहुत सारी है, हर पेशी मांस मज्जा में फंगस है। हम उसको कैसे फाइंड कर रहे हैं, मित्र शत्रु या जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी की वो है जीवात है। प्रकृति की संरचना में हमने छेड़ कर गड़बड़ी कर ली है, तो अभी छेड़ना बंद करना है, छोड़ना है उसको। जैसे हमने किसी वीडियो में सुना कि बेसमेंट में फंगस है, तो ऊपर ले ले लालू, ऊपर उसमें डालिए फंगिसाइड। हाँ ऊपर एकदम चिपका दे ऊपर, और उधर वाला ऊपर ले ले।
हमने उसमें सुन लिया है कि फंगस है, तो फंगस मतलब हमें एक ही चीज समझ में आती है कि मेरे पौधे को मारेगी, किल करेगी, तो मैं उसके लिए एंटी फंगस डालूं। आप जो डाल रहे हो वो भी तो फंगिसाइड ही है, वो भी तो फंगस ही है, ये मारने के लिए ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास क्या है, ये भी फंगिसाइड ही है, फंगस ही है, बैक्टीरिया है, और वो अपोजिट बैक्टीरिया को खाते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, वो उनकी साइकिल कंप्लीट करते हैं। अच्छा मान लीजिए वो केले में गुरैया डालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको डालिए, अच्छी चीज है। कैसे उसको डालें, कैसे डालें उसको, कल्चर बना करके डालें या? हाँ, हमें अब ये तो पता चलना चालू हो गया कि हमारी जमीनों में कुछ बैक्टीरिया काउंट कम है, माइक्रोराइजा लाना पड़ेगा हमें, पीएसबी केएसबी चाहिए, ये तो सबको पता चला है ना, बैक्टीरिया काउंट कम है, जब भी बात कर रहे हैं हम माइक्रोराइजा डालें। पीएच लेवल इतना हाई हो गया है हम लोगों का, लगभग हमारे खेत में तो 8-9 8.5 वो बहुत ज्यादा है। एक तो चीज हो गई कि हम बैक्टीरिया मार्केट से खरीद के लाकर डाल दें, ठीक, तो इसमें कंटिन्यू साइकिल रखना पड़ेगी, आपको कंटिन्यूटी रखना पड़ेगी, पैसे लगा लगा करके डालना है टाइम टेबल पे। दूसरा ये हो गया कि हम वहां का वातावरण ऐसा बना दें हमारे खेत का कि हमें लग रहा है कि ये चीज हमारे खेत में नहीं है, तो एक ही बार डालें और वो जीवन भर वहां पनपता रहे, बढ़ता रहे। जैसे आपने जो प्रश्न पूछा उसी में उत्तर है कि आपने बोला कि माइक्रोराइजा डाल दें तो उसकी काउंटिंग बढ़ा करके डाल दें, मतलब ये भी आपको पता है कि आपने 100 ग्राम लिया तो उसका 10 किलो बन सकता है, ये चीजें तो पता ही है ना, बैक्टीरिया डेवलप होता है, बढ़ता है। तो हम हमारे खेत का ही ओरामंडल और क्लाइमेट ऐसा बनाएं कि हम एक बार जो बैक्टीरिया उसमें इंजेक्ट कर दें, उसमें डाल दें, वो जीवन में कभी कम ना हो, बढ़े। मल्टीप्लाई होता है। और हम पड़ोस के किसान को बोलें कि भैया तेरे को जब बैक्टीरिया चाहिए 2 तगारी मेरी मिट्टी लेके तेरे खेत में डाल देना। ऐसा वातावरण हमें हमारे खेत का बनाना है, तो एक ही बार पैसा लगेगा। उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है आपको बायोमास आच्छादन करना पड़ेगा, कचरा मल्चिंग। किसी भी बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए सीधी धूप उस तक नहीं पहुंचना चाहिए, छांव रहना चाहिए। जैसे हम बाहर नहीं बैठे हैं और यहाँ हम एक छत के नीचे बैठे हैं, ये हम मकान में बैठे हैं, एक स्कूल में बैठे हैं, ऐसे ही कोई भी बैक्टीरिया हो, पीएसबी, केएसबी, माइक्रोराइजा, एडिस एटोबैक्टर, उनको एक घर कॉलोनी डेवलप करने के लिए एक स्टेशन स्थान चाहिए जहां वो बढ़ते रहे, डेवलप होते रहे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बायोमास आच्छादन। दूसरी रिक्वायरमेंट है उस आच्छादन के अंदर बाहर हवा होनी चाहिए, मतलब जो आप मल्चिंग कर रहे हो वो ढीली हो। गेहूं का भूसा कभी भी मल्चिंग नहीं करना है, वो एक दूसरे पर चिपक जाता है, उसमें हवा अंदर बाहर नहीं होती है। आई ख्याल में प्लास्टिक मल्चिंग नहीं करना चाहिए, वो पूरा एयर टाइट है और गर्म होता है। तो कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया कभी नहीं रहते हैं। हमें पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना है, तो ढीली मल्चिंग, उसके बाद ढीली मल्चिंग, उसके बाद वहां नमी, इतना ही केवल चाहिए बैक्टीरिया को डेवलप होने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो एक बार ऐसे वातावरण में डाल दिया तो वो कंटिन्यू रहेगा। हम लोग जैसे मिर्च बोते हैं, तो मिर्च के जो किसान है, जब एंड होता है मिर्च की फसल की टाइम ऑफ होती है, तो उसी में हम लोग उसको काट के भून देते हैं। यस, जैसे रोटावेटर कर दिए या हैरो हो गया, हाँ, तो वो एक तरह से बायोमास बन सकता है कि नहीं? बायोमास तो का कार्बन यही लेवल वो बढ़ाएगा। जो आपने कराटी को पीस कर डाल दिया, वो कच्चा माल डाल दिया बैक्टीरिया के लिए, कार्बन बनने के लिए बायोमास डाल दिया। लेकिन अब उस खेत में हमने बायोमास मल्चिंग नहीं किया, तो वो लेवल के बैक्टीरिया वहां रहेंगे नहीं उसको डिकम्पोज करने के लिए। वो लकड़ी के छोटे छोटे पीस हुए हैं मिर्च की, टहनी, डंठल, पत्तों के, अब उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑटोमेटिक प्रकृति में है सिस्टम, दीमक है, आपका व्हाइट ग्रब है, तमाम तरह के फंगीसाइड बैक्टीरियाज हैं जो उसकी कॉलोनी को डिस्टर्ब करके वो लकड़ी को खा करके विष्टा देंगे, वो हमारे पौधे के लिए एंजाइम और न्यूट्रिशन रहेंगे। लेकिन वहां पर ये सब चीजें रहें, इसके लिए बायोमास आच्छादन। आपने कच्चा माल दे दिया उनको खाने के लिए, रहने के लिए मकान देना पड़ेगा। बायोमास आच्छादन मतलब रहने के लिए मकान, मल्चिंग, कचरे की मल्चिंग। आने वाले हैं और कोई? आप क्वेश्चन करते रहिए जब तक कुछ लोग आते हैं, समय बीतता है। जहाँ पर मेरा प्रेस मड न मिले हाँ। वहाँ पे क्या विकल्प यूज किया जाए? गोबर यूज करो, मुर्गी वाला था। और प्रेस मड अगर 300 किलोमीटर दूर हो तो भी बुला लो।
उससे सस्ती कोई चीज नहीं है, उससे अच्छा कुछ है नहीं। नहीं उपलब्धता की जैसे मुर्गी वाला जो मुर्गी वाला ले सकते हैं, उनमें सब में न्यूट्रिशन वैल्यू अलग अलग है। हम लोग को मिल गया है लेकिन ट्रांसपोर्ट वाला समस्या तो जो ये रेती के बजरी के डंपर होते हैं वो 18 से 20 टन लेके आएंगे और वो चलते भी स्पीड से हैं और वो किसी भी रास्ते में निकल जाते हैं, हेवी लोडिंग रहते हैं। जो रेत लेकर जाते हैं, बजरी लेकर जाते हैं, तो उनको आप ऑर्डर दो, वो आप जो बताए ना वही समस्या है। यही कैलकुलेशन आपको परसों हमको बताया कि 2000 का तो अधिक से अधिक हम लोग लदवा पाएंगे उस पर, और 25,000 भाड़ा लग रहा है। अच्छा मैंने जितना दूर रहते ही क्या है कि जितना मुर्गा नहीं उससे ज्यादा का मसाला ही उसमें पड़ जा रहा वो है। मसाला तो पड़ेगा लेकिन टेस्ट आएगा उसका। 25-20,000 का ट्रांसपोर्ट क्या टन यहाँ पर पहुँच तक मिल रहा है आपको? 15,000 के लगभग का भाड़ा है। 15,000। हाँ, और हमको लगता है कि 200 रुपये टन 15 टन 200 रुपये टन मिल रहा है। मिल तो रहा है, मिल रहा है 200 रुपए टन। वो महंगा 200 रुपये टन और 10 रुपये लदाई हो सकता 30 रुपये तक 30 रुपया टन। 300 रुपए टन। हाँ। वो मैंने बोला ही आपको। हाँ। एक डंपर में अगर 10 टन आया एक छोटी गाड़ी में तो 3,000 का आपका हो गया। 15,000 भाड़ा हो जा रहा है। और 15,000 मतलब कितने किलोमीटर है ये? 170 हाँ ठीक, 15,000 भाड़ा हो गया, 3,000 ये। तो अपन 10 की जगह उसमें 12-15 टन लाए तो 20,000 रुपए में हमारे पास 12 टन आया। 12 टन मोटा मोटा तो ये कितना ट्रॉली वो हो जाएगा लगभग? तो एक ट्राली में 2 टन आता है, 6 ट्राली आ गया आपका। 6 ट्रॉली आ गया। 12 टन मतलब 6 ट्राली आपका 170 बंडल आ गया। 1.5 से 2 एकड़ के लिए। आपका क्या रेट पड़ा वो भी आप देख लो ना, 20,000 भागी 12। हाँ, तो आइए आइए। गोबर ट्राली से तो सस्ता ही हुआ वो। गोबर ट्रॉली से तो सस्ता भाई। एटलीस्ट हमारे यहाँ 3500 रुपए का एक गोबर का ट्राली है। हाँ, ये भी शायद उसी महंगाई खरीदा है। 500 रुपये टन 2,000 रुपये ये खरीदे हैं। तो ये तो समय से खरीद लिए, मैंने इनके पास ज्यादा एडवांस दे करके पहले रोक लिया होगा और मीडियम ज्यादा सही है। अभी 30 ट्रॉली का हम लोग के हैं पैसा दे चुके। तो फिर भी ये सस्ता है, ऐसा महंगा नहीं है। आप सही है। भाड़ा देने के बाद भी मिलाओ अच्छा मैं तो इसका काम तो गोबर के बराबर का इक्विवेलेंट हो जाएगा। गोबर से अच्छा। तो ठीक है, इसी को फिर फाइनलाइज कर गोबर स्टेरलाइज नहीं है। हाँ, हम क्या बोलते हैं कि पका हुआ गोबर होना चाहिए। इसका मतलब पुराना गोबर मतलब बाहर तो कच्चा है लेकिन अंदर हाथ डालते तो गर्म रहता है और वो पका हुआ रहता है, वो उपयोग में आता है। और प्रेसमड ऑलरेडी गर्म होके निकलता है, वो तो पकाया हुआ वो है। स्टेरलाइज होकर के निकलता है, वो पूरा पका हुआ है। थोड़ा सा उसमें पानी डाल के ठंडा करना है और यूज करना है डायरेक्ट। सही है, मंगा लिया जाएगा वहीं से। वो मंगाओ, वो मजा आएगा। चलो टायरवा से मंगा लिया। हाँ ठीक है, ये कर लीजिएगा, स्टार्ट कीजिए। एक आध दो लोग और हैं, आ जाएंगे उसमें। जी सर, उसमें ही ले लो फिर।